प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। निज़ामी साहब, आज अपोजिशन रहनुमा का इजलास हुआ और उसमें हुकूमत को टफ़ टाइम देने का जो है वो फ़ैसला किया गया है और उसमें ज़रदारी साहब से पूछा गया रिपोर्टर्स की जानिब से कि क्या कोई इत्तेहाद हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि इत्तेहाद तो हो गया है। तो वो इत्तेहाद किस मकसद के लिए है, ये एक सवाल है। वैसे तो वो कहते हैं कि जी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, उस पर हम हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे। किसी तहरीक चलाने का भी कोई इंदिया दे रहे हैं ज़रदारी साहब कि मौसम बेहतर हो जाए तो वो भी कुछ हो सकता है। क्या निकला आपके ख्याल में इस मुलाकात से? सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल से असूली तौर पे तो इत्तेहाद और इत्तेफाक नज़र आता है, लेकिन यकीनन इसका क्रेडिट जो है वो पीटीआई को और इमरान खान साहब को जाता है। मैं समझा आप कहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान को जाता है। नहीं, इनको जाता है कि इन्होंने ज़रूरत इजाद की माँ होती है, इनको इकट्ठा कर दिए। लेकिन ये इसके कहने के बावजूद इनके दरमियान ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ और ज़रदारी से दरमियान खासा एतमाद का फुकदान, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है ट्रस्ट डेफिसिट, अभी भी मौजूद है। तो ये कहना कि ये कोई तहरीक चलाएँगे, शायद वक्त उनको मजबूर कर दे, लेकिन ताहाल मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म का खदशा। चलें, ये सवाल अब हम अपने मेहमानों के सामने रखते हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ सदाकत अब्बासी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA हैं। सदाकत अब्बासी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। और शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। शैला साहिबा, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शैला साहिबा, आप बताइए कि फवाद चौधरी साहब जो है वो तो सिंध को फतह करने आ गए और वो उन्होंने मुतालबा कर दिया कि मुराद अली शाह साहब इस्तीफ़ा दें उनके नज़दीक। तो वो एक किस्म के पपेट हैं और वो अपना काम नहीं ठीक कर रहे और ओमनी ग्रुप के चिराग के जिन हैं। तो ये आप पीटीआई की फरमाइश को पूरा करने का इरादा रखती है पीपल्स पार्टी? मुतालबा तो इंसान कुछ भी कर सकता है, चांद की मिट्टी भी मांग सकता है। अब ये जो है ना हैबिचुअल हैं इस तरह की बातें करने के, और अपनी बातें इस तरह की ना सिर्फ करने के, उसके बाद उससे मुकर जाने से। मसलन फ़ारूक सलीम हमारे कोऑर्डिनेटर ही नहीं है, या इक़्तिसादी कमेटी के मेंबर नहीं है, क्या थे वो, तर्जुमान और थे। वो नोटिफिकेशन भी झूठा था। हाँ, तर्जुमान थे। या ये कि हमने तो सिंध में गवर्नर राज की बात ही नहीं की। अच्छा, ये पहले था कि हमारे पास 22 लोग हैं, अब 12 हो गया है। और पहले जो था एक काम और भी था कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा को तो नहीं लेंगे, उनकी वाइफ को या उनके बेटे को पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन अब उनको भी ले लेंगे क्योंकि भतीजे ने कारनामा अंजाम दे दिया है उनके मुताबिक। और लियाकत जतोई को जब इन्होंने सेलेक्ट किया सिंध से अपने यहाँ मिलाने के लिए, तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ था और ECL से उनका नाम बग़ैर किसी तज़कियाती कमेटी के निकल जाएगा और वो चले जाएंगे। तो ये इस तरह की बातें करने के ये आदी हैं और वो अपनी ज़बान हिलाते रहे। चैनल्स का काम है उनकी कई भी बातें दिखाएं, क्योंकि आजकल मीडिया पे भी जिस किस्म के मसाइल आ सकते हैं, सबको हैरानी परेशानी है, दिखाते रहें, उनके मुतालबे से कुछ नहीं होने वाला। सही है। सदाकत अब्बासी साहब, ये मिशन क्या है फवाद चौधरी साहब का? वो पहला मुतालबा वहाँ पहुँचकर यही कर रहे हैं दोबारा? ये नहीं ऐसा लग रहा है कि 15-20 दिन हम पीछे चले गए हैं, जहाँ पर वो ये कह रहे थे कि मुराद अली शाह जो हैं वो करें, रिज़ाइन कर दें, उनकी जगह पर सिंध हुकूमत में कोई और चीफ मिनिस्टर आ जाए, पीपल्स पार्टी चेंज करे, अदरवाइज़ फिर हम हुकूमत को का तख्ता उल्टेंगे। अब आज भी उन्होंने कहा है कि कुछ पीपल्स पार्टी के अरकान ने हमसे रब्ता किया है और वो कह रहे हैं कि तब्दीली के लिए हम तैयार हैं, आप इनिशिएट कीजिए। वो ये दावा कर रहे हैं। तो क्या मिशन लेकर गए हैं वहाँ पर सिंध में फवाद चौधरी साहब? बहुत शुक्रिया जी। PTI सिंध की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और जिस तरह पीपल्स पार्टी का मैंडेट है और ये सीटें लेके आए, इस तरह हम भी सीटें लेके आए। ये जिस तरह ये मरकज़ में अपोजिशन है और ये खुल के अपोजिशन करते हैं, असेंबली में हमें ये धमकाते हैं कि हम आपको चाहें तो फारिग कर देंगे, आप मांगे तांगे की हुकूमत हैं, आप अपने आप गिर जाएंगे, अंदर से खोखले हो रहे हैं। या ये अपोजिशन करते हैं हमारे, कभी नवाज़ शरीफ से मिलते हैं, कभी फजलुर रहमान साहब से मिलते हैं, और ये सारा करना इनका राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है। ये चाहे हमें प्रेशराइज करें, अपोजिशन करें। इसी तरह PTI एक जेन्युइन अपोजिशन पार्टी है
जो पहली दफ़ा सिंध में आई है। और हम समझते हैं कि सिंध में गवर्नेंस के बहुत इश्यूज़ हैं। सिंध जो है उसकी आवाम पे पैसा नहीं लगता, और हमारा ख्याल है कि वो पैसा हुकूमती सरपरस्ती में मुख्तलिफ ग्रुप्स की तरफ से होके मनी लॉन्डर हो जाता है। तो उसमें हमारा जेन्युइन ऑपोजिशन का रोल प्ले करना हमारा राइट बनता है, और हम चाहेंगे कि हम सिंध की हुकूमत की गवर्नेंस बेहतर करने के लिए इन पे पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाएं। और अगर ये सही रास्त कदम उठाते हैं और सिंध के वज़ीर आला जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं जिन पे JITs की रिपोर्टें आ चुकी हैं, उनकी सरपरस्ती करने से बाज आते हैं, और जो कमज़ोर गवर्नेंस है ख़ासकर इंटीरियर सिंध में जो हालात हैं उनको ठीक नहीं करते, अपना सियासी दबाव बढ़ाएंगे और इनको पूरी तरह हम टफ अपोजिशन करेंगे ताकि लोगों के मसाइल हल हों। क्योंकि PTI को के पास मरकज़ी हुकूमत है और इमरान खान पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, फवाद चौधरी पूरे मुल्क के वज़ीर इतलात हैं। लिहाजा जहाँ मुल्क में जहाँ हम समझेंगे कि गवर्नेंस ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, हम अपना सियासी रोल प्ले करेंगे। जिस JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर आप ये डिमांड कर रहे हैं कि मुराद अली शाह इस्तीफ़ा दें, उस JIT रिपोर्ट की अभी किसी फोरम पर तौसीक नहीं हुई, अभी कहीं पर उन हक़ाइक़ को दुरुस्त तस्लीम नहीं किया गया। आप उस JIT की रिपोर्ट की रोशनी में, जिसको अभी नैब ने भी परखना है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप उसकी रोशनी में डिमांड कर रहे हैं, ये थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे? इतनी जल्दी क्या आपको? देखिए, पहले तो लगता है इल्ज़ाम, असूलन जो डेमोक्रेसी होती है, और पीपल्स पार्टी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी चैम्पियन अपने आप को कहते हैं, और इनकी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ हैं भी, माननी भी पड़ती है, इनकी क़यादत ने उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो जमहूरियत का बुनियादी असूल ये होता है कि किसी भी पर्सन इन ऑफिस पे अगर कोई बड़ा इल्ज़ाम लगता है तो लोग उस बड़े इल्ज़ाम पे ही इक़्तिदार छोड़ के अपने आप को पेश कर देते हैं। चलें हम कमज़ोर जमहूरियत से ही, उसके बाद कोई जब चार्ज फॉर्मलाइज हो जाए, फॉर्मल कोई एलिगेशन लग जाए, उस वक्त लोग छोड़ देते हैं। और उसके बाद अगर कोई मुल्क की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई रिपोर्ट दे दे, हमने बाबर अवान साहब के सिलसिले में ये किया, हमने आज़म स्वाति साहब के सिलसिले में ये किया कि उनको इक़्तिदार से अलग हो गए वो, और अपना वो केसेस भुगत रहे हैं, और जब वो केसेस से क्लियर होके आ जाएंगे वो हुकूमत में होंगे। हम इसी असूल पे कहते हैं कि अगर आप के पास इल्ज़ाम लगा है और JIT की रिपोर्ट कोई ऐसे ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT है, और उसने उसमें सारे मुल्क के इन्वेस्टिगेटिंग इदारों के सरबराहान ने मिलकर रिपोर्ट जमा कराई है, ठीक है, पीपल्स पार्टी का क़यादत का राइट है कि वो उस पर अपना दिफा करें, अच्छा दिफा करें, उस JIT की रिपोर्ट को रिजेक्ट करें। लेकिन आज तक तो वो रिपोर्ट अलाइव है, सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं किया, लिहाजा उसकी रोशनी में इखलाकी तौर पर हुकूमत जो है वो ऐसे लोगों के पास हो जो किसी भी कोई गवाही या कोई सबूत जिस पे इन्फ्लुएंस ना कर सकें। और अगर कोई एक्यूज इतने बड़े केस का अगर वो इक़्तिदार में होगा तो जाहिर है वो गवाहियाँ और वो शहादतों को असर होने का बिल्कुल एहतमाल रहता है। मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा, ये जो जलगार है PTI की सिंध की तरफ, तो क्या पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो साहब की आज मुलाकात हुई है, कोई मुश्तरका महाज या इत्तेहाद जो है वो बन रहा है, तो क्या आपका भी इरादा है कि आप भी सिंध में, पंजाब में या वफाक पे इनकी हुकूमत पर इसी तरह हमलावर हो? क्योंकि आपकी अपोजिशन की और गवर्नमेंट की यहाँ तो बड़ी थिन फ़र्क है ना, बहुत कम है, चंद सीटों का, सिंध में तो 20 सीटों का फ़र्क है। तो इस सूरत हाल में क्या आपका भी कोई काउंटर ऑफेंसिव का इरादा है, इसलिए मुलाकातें हो रही हैं? अच्छा आरिफ साहब, पहले तो मैं अपने भाई को एक बात आपने भी याद दिलवाई और मैं भी दिला दूं कि अभी इस JIT पे जहां मज़ीद कहा गया है कि काम किया जाए, वहां उसमें से नाम डिलीट भी कराया गया है बिलावल भुट्टो साहब का। और अभी इसको ये तय नहीं हुआ है कि इसका मुकदमा भी बनाया जाए इस पर, इसकी फाइंडिंग्स पर। लेकिन वज़ीर आज़म साहब पे हेलीकॉप्टर का मुकदमा है। वज़ीर आज़म साहब पर 18 बेनामी अकाउंट्स के मैटर हैं। अकबर एस बाबर साहब लिए खड़े केस, 9 वकील वज़ीर आज़म साहब बदल चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब की बहन, अभी फरियाल साहिबा पे कुछ साबित नहीं हुआ है,
लेकिन उनकी बहन जो हैं जुर्माने अदा कर रही हैं और जायदादें हैं कि बटवे में से, जैसे पिटारी में से चीज़ें निकलती रहती हैं, जंबील में से उम्र अय्यार की वो निकल रही हैं, एक के बाद एक जायदादें आ रही हैं। तो इसमें फिर क्या करना चाहिए? ये या समझ लेना चाहिए कि इमरान साहब का वो बयान गलत था जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी वालदा के इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ये बनाया और मैंने इसके लिए सबसे चंदा किया। तो वो कौन सी जायदादें हैं जो इनके वालिद तो निकाल दिए गए थे? 203 लोग निकाले थे, 3 लोग रेस्टोर नहीं हुए थे, जिसमें इनके एक वालिद भी थे। तो ये कहाँ की जायदादें आ गई? उसके बाद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। तो असूलन तो इनको पीछे हटना चाहिए। मालम जब्बा का केस है जिसमें 276 एकड़ वो ज़मीन जो है, जो कि फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड जोन की है, जिसको नहीं देना था इस तरह से, वो दी गई है। इसके अलावा अभी तो इतना बड़ा स्कैंडल इनके सामने खड़ा है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने एनओसी नहीं दिया, ज़मीन की खरीदारी नहीं हुई, PC1 नहीं बना और इन्होंने एक दुनिया भर की रिजेक्टेड गिजोम्बा को जो है ये दे दिया। तो दूसरों की तरफ जब आप उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी अपनी तरफ जाती हैं। अब आपने बात की ऑपोजिशन की। देखिए, ऑपोजिशन जो है हुकूमत तो है नहीं कि ये माहिदे कर कर के पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठें कि हमें ये चाहिए ये चाहिए। ये ऑपोजिशन है, ये मुख्तलिफ़ुल ख़याल पार्टीज़ पे है। लोग समझते थे कि इमरान न्याज़ी की पार्टी के मैंडेट को, जो जैसा भी है इस वक्त, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी और एक दूसरे से जो इनके इख्तलाफात हैं, चाहे वो नज़रियाती हों, चाहे उनको पर्सनल वे में इस्तेमाल किया हो गया, वो भुला देगी और अपना वज़ीर आज़म और ये सब ले आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा नहीं हुआ। आज जो अपोजिशन बैठी है वो इसलिए नहीं बैठी है कि अदालतों पे चढ़ाई करेंगे, अदालतों से मुकदमे निकलवाएंगे या कोई राह ढूंढी जाए। सब अपने अपने मुकदमे फेस कर रहे हैं, चाहे वो नून लीग के दौर में डॉक्टर आसिम और शर्जील हो या अब जो भी हो, उसको फेस करेंगे। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान की इकॉनमी की जो पोजीशन है दुनिया में 5वें नंबर पे आ गई। मोडीज़ ने भी जो है वो परेशानी का इजहार किया है। ज़र मुबादला जो हैं वो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पे हैं और एक ऐसे वक्त में जबकि फेडरल रेवेन्यू बोर्ड के रेवेन्यू जो हैं 4 से 5 महीने में 10% डिक्रीज़ हुए हैं और 3 सूबे जिसमें बलूचिस्तान, KP और पंजाब, इनके रेवेन्यू बोर्ड ने जो रेवेन्यू कलेक्शन किए वो माइनस में किए। सिर्फ सिंध ऐसा सूबा है जिसने प्लस 14% रेवेन्यू कलेक्ट किया है। ये हमें फतह करने निकलेंगे। इनको शायद ये बात मालूम नहीं है कि 18वीं तरमीम के बाद 10, 12, 22 मेंबर्स नहीं, किसी भी पार्टी के टोटल नंबर से जब तक 51% जो हैं वो फ्लोर ना क्रॉस करें, उस वक्त तक कोई फॉरवर्ड ब्लॉक या ग्रुप नहीं हो सकता। अदरवाइज उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। और बस मैं एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ, इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ तरीक़ों से पीपल्स पार्टी के वो लोग जिनकी श्योर सीट्स होती हैं कि ये पीपल्स पार्टी ही जीतेगी, उनके पास मुख्तलिफ लोग जाते रहे प्यार मोहब्बत और धमका के आप PTI में शामिल हो जाएं। ये प्रोसेस अभी रुका नहीं है। GDA ने जो सीट्स ली हैं वो बिल्कुल एक सवालिया निशान है कि ये कैसे ली गई। हाँ, तो सही है। या ये कि जिस तरह से कुछ रिजल्ट पे हमें बात है तो ये कोशिश इन्हें करनी चाहिए। कोई मसला नहीं है, कोई मसला सही है। लेकिन सदाकत अब्बासी साहब, ये आप आखिर सिंध पे जाकर ये गैर जमहूरी तरीका नहीं है कि आप उन लोगों से, यानी माजी में हम इस तरह के तर्ज़ जमहूरियत को बड़ा तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं कि आप दूसरी पार्टी के लोग अपने साथ मिलाएं और पलट दें वहाँ के निज़ाम को। आप 15-20 लोगों को आप अगर वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे और उनको कोई पैट्रियट बनाएंगे वहाँ पर जाकर और उनकी वफादारियों को खरीदेंगे और जहाज चलाएंगे, नहीं बन सकता। तो कैसे इस जमहूरी निज़ाम को तक़वीत मिलेगी और इसकी तकरीम होगी? नहीं बन सकता ना, ये नहीं हो सकता। देखिए, जब तक 50 मेंबर्स नहीं हो सकता। ये सारी बातें स्पेकुलेशंस हैं, ये सारी बातें
स्पेकुलेटिव हैं। पीपल्स पार्टी, PMLN और JUI आए दिन आके मरकज़ में हमें धमकाते हैं कि हम आपकी हुकूमत पलट देंगे। वो तो जवाबी हमला कर रहे हैं ना। हमें ये नहीं, वो प्रेशराइज करते हैं और नहीं, वो तो तब कह रहे हैं ना कि अगर आप गिराएंगे तो फिर हम भी गिरा देंगे हैं कि ये किसी तरह। हाँ, लेकिन इससे नहीं, जो नहीं, मुल्क सुन में ले, मेरी बात इंस्टेबिलिटी होगी वो इसलिए हम तो नहीं गिराना चाहते, इस तरह का हम तो नहीं प्रेशर गिराना पड़ेगा। चाहते आरिफ साहब। जी जी, जरा मुझे जी आरिफ साहब, हम नहीं गिराना शाला मैं अगर बात करूं, शाला हम मैं ये बिल्कुल वाज़ेह बात कर रहे हैं। जी 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 सदाकत भाई साहब। इनकी तकारीर सुन लें, इनकी तकारीर सुन लें। ये आए दिन आके ये इसलिए प्रेशर डालते हैं कि शायद ये जैसे इससे पहले करते रहे, हुकूमतों पे प्रेशर डाल के तो केसेस में मतलब मुका या NRO करके ये मतलब बचते रहे इससे पहले। वरना ये केसेस सारे NRO का आज भी से जरा 5-10 पूछिए, साल क्या पहले चीज़ है यार? अगर सॉर्ट आउट हुए होते तो मुल्क में इतनी ज़्यादा जो इकॉनमी मुसीबत में, जिसकी मेरी बहन बात कर रही थी, इतने कर्जे हैं कि किस्तें देने के लिए कर्जे लेना पड़ रहे हैं और पाकिस्तान में हर तरफ महंगाई का जो अजाब है वो इन दो हुकूमतों का दिया हुआ तोहफा है। तो कहने की बात यह है कि ये अगर हमें प्रेशराइज करते हैं तो हमारा भी सियासी राइट है कि हम इनको बताएं कि आप अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, अपने मामला ठीक करें और ये भूल जाएं कि आपके प्रेशर में आके हम में से कोई लेकिन आपको NRO लेने देगा। पहली जिम्मेदारी तो देखो, आपके NRO विफाक की है ना कि पहले विफाक में गवर्नेंस बेहतर करें, जो आप खुद कहते हैं कि चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं और इकोनॉमिक के मुझे चैलेंजेस। एक पंजाबी का मिसरा याद आता है, अपने ना जोगी ते देखिए, गवांड दो बुलान तरह का चली। फर्क है। एक तरफ जो अपने है आप को तो ठीक वो करें। हो सकता है कि हमारे यहाँ सही है। मामलात को कंट्रोल, मामलात को मैनेज करने में कोई मुश्किलात हो। हाँ, तो दूसरी सिंध में तरफ भी तो वही उम्मीद मुश्किलात और होंगी ना सर। जरदारी इस ग्रुप की जी, शैला रज़ा आपको साहब मनी कुछ कहना लॉन्ड्रिंग के चाह इश्यूज हैं एक ब्रेक और के बाद अगर गवर्नमेंट जो सदाकत है भाई साहब, उसमें एक ब्रेक ले लें। गवर्नमेंट पे इल्जाम है, जी गवर्नमेंट पे इल्जाम है कि सिंध बैंक को इन्वॉल्व करके और समिट बैंक को इन्वॉल्व करके एक ऐसा ग्रुप है जिसकी JIT की रिपोर्ट के मुताबिक वो सरकारी हैसियत में सिंध के लोगों का जो हक है वो जो है ना वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। राइट सर। लिहाजा दो भाई मुख्तलिफ साहब, बातें एक हैं। मुख्तसर हम ब्रेक ले समझते लें। हैं कि इनको अगर पॉलिटिकल ब्रेक के प्रेशर बाद डालेंगे वापस आके ये जो तो इनकी NRO की बात गवर्नेंस हो रही बेहतर है उसकी बात करते हैं और फिर मैं कुछ शैला साहब से पूछते हैं और फिर आपसे भी हम पूछते हैं कि ये आज तो पहले कहा कि मुज़हिका खेज है, नैब का केस वज़ीर आज़म के खिलाफ, फिर कहा कि तौहीन हुई है, आज कह दिया कि वापस केस ले नैब और माफ़ी मांगे। तो क्यों माफ़ी मांगे आपके ख्याल में वज़ीर आज़म से? क्या ऐसा नैब ने कसूर कर दिया? एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शैला साहबा, शहबाज शरीफ साहब के माजी में बड़े शदीद और दकीक किस्म के हमले रहे हैं जरदारी साहब के ऊपर, उनकी ज़ात पर ज़र बाबा 40 शोर और पेट फाड़ कर निकालूंगा और सड़कों पर घसीटूंगा, और अदम एतमाद इस कदर था कि अभी आपने उन्हें वोट नहीं दिया पार्लियामेंट में और आपने कहा कि शहबाज शरीफ की जगह कोई और दूसरा आ जाए तो हम उसको वोट दे देंगे, हम शहबाज शरीफ को वोट नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ कि आज आप उनके साथ, उनकी दावत पर उनके साथ जाकर बैठ गए, उनसे मुलाकात कर ली? क्या इस वजह से कि अब आप खुद फंस रहे हैं या आपको लगता है कि मुश्किल में हैं और डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए PMLN की ज़रूरत है, इसलिए जाकर बैठ गए? ये मसलहत क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है और बड़ा वाज़ेह बयान है जरदारी साहब का कि नवाज़ शरीफ उनके इस मुकदमे में कोई मदद नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ परवेज़ रशीद का भी बयान है कि पीपल्स पार्टी को अपने मुकदमे भुगतने होंगे। तो हमने आज तक जो कुछ भुगता है, यहाँ तक कि मोहतरमा की जो 2 छोटी हुकूमतें गिराई गई छोटी छोटी मुद्दत की, वो सब नवाज़ शरीफ साहब की मेहरबानियाँ हैं, जैसे आजकल इमरान साहब कर रहे हैं, इस तरह के उनसे भी करवाया जाता रहा था। और ये जितने मुकदमे हैं जिसकी वजह से जरदारी साहब 11.5 साल जेल में रहे, ज़बान काटी गई, उसको बाद में सुहेल वड़ाइच की किताब जो है उनकी कातिल कौन, गद्दार कौन, उसमें नवाज शरीफ साहब ने गद्दार कौन, सॉरी असल में बहुत सारी नाम एक साथ हो जाते हैं, गद्दार कौन, उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम पे इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था। तो मे भी कि ये आखिरी मुकदमा भी जो है वो चौधरी निसार तो छोड़ने वाले नहीं, वो अपनी बात के ऐसे हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपने मसले पे खड़े रहे, वो हमें क्यों बख्शते अगर ऐसी बात थी। तो जो सूरत हाल है वो सब जानते हैं कि कितनी हद
तक नून लीग ने अपोजिशन की है हमारी, आखिरी वक्त तक राजा परवेज़ अशरफ जो हैं वो रेंटल पावर केस में खड़े हुए थे, फिर वही स्कीम उन्होंने शॉर्ट टर्म IPP कह के खुद शुरू की PMLN ने। तो ये सारे मसाइल अपनी जगह हैं और इसीलिए एक दूसरे को ओब्लाइज नहीं किया। लेकिन अब जो हैं, जो हम इकट्ठे हुए हैं, तो एक बात है, एक तो हम इनकी हुकूमत नहीं गिराना चाहते हैं, दोनों पार्टीज़ कह चुकी हैं, क्योंकि लेकिन हम इनका वो रास्ता तो ज़रूर रोकेंगे कि ये बजट ले आएँ, 5 महीने में दूसरा बजट ला रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। मैं इस वक्त भी अंधेरे में बैठ के प्रोग्राम कर रही हूँ, गैस नहीं आ रही, 15 दिन हो गए कराची में, लोग घरों के बाहर ईंटें रख के उस पर चूल्हा जला के खाना बना रहे हैं। मैंने भी एक दिन बाज़ार से मंगाया था, 3 दिन मैं पड़ी रही, इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी, ORS पे गुजारा करना पड़ा। तो ये सारे मसले हैं, दवाएं महंगी हो गई, जान बचाने वाली दवाओं पे 9%, बाकी 15 और 12% तक इजाफे हैं। ये सब चीज़ों के लिए हमें आवाज़ उठानी है। अपने मुकदमे हम अदालत में कर रहे हैं, अब ये कहना कि हम अपने मुकदमों के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो क्या हमारी अदालतें इतनी कमज़ोर हैं कि अगर 2 पार्टीज़ इकट्ठी हो जाएंगी तो वो अपना फ़ैसला नहीं दे सकेंगी? अदालतें कमज़ोर तो इमरान साहब करना चाहते हैं। निज़ामी सर, तो जो वो ये कह रहे हैं कि मतलब तो नैब जो है हमें नहीं बुला सकती, ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये महंगाई के लिए और अवाम के इश्यूज के लिए हो रही हैं, तहरीक चलाने के लिए नहीं हो रही। हाँ जी, वो तो ये कह रही हैं बिल्कुल, कि फौजी अदालतों का क़याम में तोसी हम नहीं चाहते, ये बात की गई है, और जो फौजी अदालतों के क़याम में हम तोसी नहीं चाहते। इसके अलावा हम एक दफ़ा नून लीग को और दूसरी पार्टीज़ को दोबारा ये समझाना चाहते हैं कि इस तरह की तहरीकें, जैसे हमारे दौर में नून लीग ने कभी अदलिया तहरीक, कभी मेमो गेट पे, कभी यूसुफ रज़ा गिलानी पे जो बिहेवियर रखा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो मुकदमे हैं उनको हम फेस करेंगे। इन्होंने बात की मुकमुका की, बड़ा अच्छा मुकमुका था कि हमने 11 साल जेल काटी, बड़ा अच्छा मुकमुका था कि हमारे वज़ीर आज़म को घर भेजा, बड़ा अच्छा मुकमुका था कि फरियाल साहिबा के हस्बैंड से पहले हिसाब मांगा नैब ने, फिर सॉरी की, फिर अभी 3 साल पहले जो है वो 20 साल का रिकॉर्ड उन्होंने दिया। बड़ा अच्छा मुकमुका था कि FBR को हमने 10 साल का रिकॉर्ड दिया, और अभी भी हमारी हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने JIT को 10 साल का रिकॉर्ड दिया है। अगर आप गवर्नेंस की बात करते हैं, आज का अखबार उठा के देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि खैबर पख्तूनख्वा में हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, खैबर पख्तूनख्वा में एहतिसाब ब्यूरो कैसे बंद हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में पीडो जो है पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उसमें किस तरह से करप्शन हुई, इस तरह के बेशुमार केसेस हैं। तो बेहतर यह है कि अपनी तरफ से काम शुरू करें। सदाकत अब्बासी साहब, ये बताएं कि ये जो मौजूदा महाजराई का माहौल है उमूमन हुकूमतों को तो सूट नहीं करता। ये मुकमका तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनाने में कोई हरज नहीं होता, ताकि जमहूरियत का कारोबार चले और उसमें कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे ही आगे चला जाता है। तो इसके बावजूद आज प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट से भी ज़ाहिर होता है, अदरवाइज़ भी जो आपकी पॉलिसियाँ हैं, अब सिंध पे यलगार, कल शहबाज शरीफ साहब वॉकआउट कर गए कि उनको गाली दी गई। तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे ला के कोई ये जो इंतहाई संगीन किस्म के मसाइल का कौम को सामना है, उसमें कुछ आइनी तरमीम भी हैं, कानूनी तरमीम भी हैं, कुछ महंगाई के मसाइल जो मोहतरमा ने कहा है, और जब वो अपोजिशन आपको एक किस्म का दस्त-ए-तावन बढ़ा रही है कि भाई हम आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसी मूव नहीं करना चाहते, तो आप क्यों दरपे हैं अपोजिशन के इस तरह? निज़ामी साहब, आइडियली स्पीकिंग आपकी बात बड़ी अच्छी है कि हुकूमत और अपोजिशन दो जमहूरियत के पहिए हैं, दोनों चलेंगे। आपने देखा कि इनकी नाराज़गियाँ देख लें, इनके वॉकआउट्स देख लें और कौमी इश्यूज़ देख लें। मुझे इनकी एक नाराज़गी और एक इशू कौमी, एक नाराज़गी और एक वॉकआउट किसी कौमी इशू पे बता दें, इन्होंने महंगाई पे या इकॉनमी पे या किसी बात पे। पहला वॉकआउट किया कि शहबाज शरीफ साहब को प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस हो गए। दूसरा वॉकआउट किया कि शहबाज शरीफ साहब को गाड़ी दें, झंडा दें, उनको मिनिस्टर कॉलोनी में घर दें, ताकि वो यहाँ बैठ के नैब वाले उनको पूछें और ये नैब वालों को दबा के पूछें। तीसरा कहा कि जी ये जो साद रफ़ीक हैं उनको रिप्रोड्यूस करें। अब चौथा कल ये कह रहे हैं कि जी ये आज तकारीर हुई, पहले शहबाज शरीफ साहब ने की, फिर जनाब जरदारी साहब ने तकारीर की, और उसके बाद ये सारे चले गए
कि जी हम तकरीर कर रहे हैं, हालांकि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, मैं वहाँ मौजूद था। कहने की गाली वाली दी बात है। यहाँ से आप देख लें कि ये लोग क्या चाहते हैं। नहीं, किसी ने कोई गाली नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं वहाँ पे फ्रंट रो में मौजूद था। सदाकत साहब, सिर्फ मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आपने नंगलाया ना, ये कोई एहसान तो नहीं आपने किया, ये तो उनको और ये तो उनके वॉकआउट के बगैर ये देना चाहिए था उन्हें वॉकआउट की जरूरत ही ना पड़ती। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनको नहीं प्रोडक्शन ऑर्डर उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं था। जी जी, हमारा ख्याल ये था, मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये वावेला कर रहे हैं कि शायद ये आवाम के लिए परेशान मैं है। बात करूं? आज भी जो तकारीर हुई, एक तकरीर ना, मैं शरा मैं भी पूरी बात कर लूँ। एक तकरीर हुई, जरदारी साहब ने कहा कि नैब को इधर बुलाएं और चेयरमैन को हम यहाँ लेताड़ते हैं सारे पार्लियामेंट में बैठा के कि क्यों वो इस तरह के का एहतसाब कर रहे हैं। और दूसरा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं और मेरे भाई जो कारोबार करते रहे, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ नहीं था। ये जो डेस्कोल को आपने मुआहदा दिया, तो कहने की बात क्या है कि डैम की प्रोडक्शन रोकना। अब मैं जो मेरा पूरा होल पॉइंट है निज़ामी साहब वो ये है, क्या ये ऑपोजिशन आपको लग रही है इसमें दमखम है कोई कौमी इशू उठाने का? इनकी एक ही दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी माफ़ी तलाफ़ी करें। मेरी बहन ने कहा कि हमने बड़े केसेस बनाए। मेरी बहन, आपने हुकूमत भी इकट्ठी की, यूसुफ रज़ा गिलानी में नून के वज़रा थे, आपको याद करा दूँ। आप केसेस ज़रूर बनाते थे ब्लैकमेलिंग टूल के लिए, लेकिन कोई केस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता। केस बना के आप बारगेन करके फिर दरमियान में छुट्टी। ये जो आपके फेक अकाउंट के केस है, इनमें क्यों लगे 5 साल, ये 4 साल? ये तो 2 हफ्तों का केस था, लेकिन आपकी और मुस्लिम लीग नून की 18 अकाउंट्स का फैसला अभी तक नहीं रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मैं नवाज शरीफ की दाढ़ी सदाकत साहब, शैला बहन आप बोलिए तो मैं सुनता रहूँ। नवाज शरीफ की दाढ़ी मैं FIA के हाथ में देना नहीं चाहती। तो पॉइंट ये है, आज जो प्रेशराइज आप कर रहे हैं, कोई कौमी इशू पे नहीं कर रहे, कोई महंगाई की आपको परेशानी नहीं है, आपको परेशानी ये है कि खुदारा कोई आके हमें निकाले, हम किस मुसीबत में फंस गए। शहरा साहबा, सदाकत दवाई साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, एक सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फवाद चौधरी साहब के मजीद इरशादात फ़िक्र उन पर बात करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूँ कि नैब ने अभी तक फरियाल तालपुर साहबा को, आसिफ जरदारी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और साथ ही साथ कुछ अलीमा खान साहबा की बात भी करेंगे। बहुत दबाव बढ़ा रही है अपोजिशन अलीमा खान साहबा के हवाले से इमरान खान पर। एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। निज़ामी साहब, एक तो फवाद चौधरी साहब का अभी हम जिक्र कर भी रहे थे, सिंध में जाकर वो जो बयान दे रहे हैं वो अलग, लेकिन वो कह रहे हैं कि हैरान हूँ कि नैब ने अभी तक आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अब अगर उनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाती है मिसाल के तौर पर नैब की तरफ से, तो फिर हम मीडिया वाले भी क्लिप निकाल के दिखाएंगे और अपोजिशन भी इल्ज़ाम लगाएगी कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो नैब और फवाद चौधरी साहब या हुकूमत एक ही चीज़ है। तो अवॉइड नहीं करनी चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट्स फवाद चौधरी साहब को या वज़रा को देने से। नैब को अपना काम करने देना चाहिए। वो जब बेहतर समझेंगे गिरफ्तार करेंगे, जब समझेंगे नहीं करेंगे। वो तो बाकायदा डिक्टेशन दे रहे हैं ना नैब को। ये इसका तो मतलब ये समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी तवक्को थी कि गिरफ्तार हो जाएंगे, अब तक के ये क्यों नहीं हुए। अब अगर एक तरफ आप हुकूमत के वजीर हैं तो एक कम से कम मिनिमम नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि उनको नहीं पता, लेकिन उनको पता है, वो वकील रहे हैं, वकील हैं वो। जी वकील हैं, ठीक है ना। उनको ये पता होना चाहिए कि नैब अपना काम कर रही है और बग़ैर ड्यू प्रोसेस के आप किस तरह आसिफ जरदारी को और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार कर सकते हैं या मुराद अली शाह को फारिग कर सकते हैं और उनकी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। ये कोई इमरान खान साहब की बादशाहत तो नहीं है ना, कोई मलूकियत तो नहीं आ गई ना यहाँ। मतलब कम से कम अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है पाकिस्तान में, उसका कोई भरम तो रहने दें। मसलन ये है कि नैब का कानून जो है उसको अद्दा कानून कहा जाता है, उस पर बहुत सुकम है, लेकिन फिर भी जो नैब का कानून है कुछ तो है ना नॉर्म्स। अब वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कि JIT की रिपोर्ट की बेसिस पे नैब कोर्ट उनका ट्रायल करे जरदारी साहब का, आप पकड़ के उनको अंदर कर दें। और बहुत जल्दी में वो सिंध को भी फतह, मोहम्मद बिन कासिम की तरह फतह करना चाहते हैं सिंध को भी। तो ये रवैये गैर जमहूरी हैं और दरअसल ये एमिनेट करते हैं फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये इनर सर्कल में उनको रोज़ ब्रीफिंग दी जाती है कि आज आपने क्या दुर्फंतनी उड़ानी है। देखिए ना, पहले
इनको रोक दिया गया था सिंध जाने लेकिन से। वैसी दुर्फंतनी तो ना उड़ाए ना जिससे उनको खुद को नुकसान हो। अब इन पर ये इल्जाम लगेगा कि आप तो आपको डिक्टेशन दे रहे थे जब अगर कोई गिरफ्तारी वो में कहते आती हैं है। कि नैब माफ़ी मांगे वज़ीर आज़म से। भाई मीठा मीठा आप, कड़वा कड़वा तू। मतलब नैब से एक तो नाराज़ है ऑपोजिशन, वो इसलिए नाराज़ है कि वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है उनके मुताबिक और किसी के कहने पे कर रही है और उनको दीवार से लगाया जा रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे शैला रज़ा कह रही थी हम फेस करेंगे। इनका एतराज़ ये है कि नैब इज़ नॉट डूइंग इनफ, नंबर वन, टू पुट द ऑपोजिशन इन द डॉक। एक दूसरे ये है कि वो हुक्मरान जमात से या वज़ीर आज़म से कौन होते हैं पूछने वाले, ये उनकी तौहीन है। सही है, तो ठीक है। अब एक और मामला जो अभी भी जिक्र हुआ अलीमा खान साहिबा का। नहीं, पहले आप फवाद चौधरी का एक और सामने एक और चीज़ कि मीडिया को हमने 50 करोड़ दिए और ये ठीक हो जाए और ये और वो मीडिया पॉलिसी एडवर्टाइजिंग पॉलिसी और उसको टाई कर दिया हमने तनख्वाहों के साथ। बड़ी अच्छी बात है। ये इतने तज़ीक अमेज़ अंदाज से मीडिया के बारे में बात करते हैं फवाद चौधरी साहब, जो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इनको नहीं करने चाहिए। इनको कोई अदराक होना चाहिए मीडिया के मसाइल का। वो कहते हैं जी आप तो खैरात पे फंस रहे हैं पिछली हुकूमत के, अब क्योंकि आपकी खैरात बंद हो गई आप हमारे खिलाफ हो गए। नंबर 2 ये कि आपका बिजनेस मॉडल गलत है। वो भाई हम ये कौन होते हैं हमें कहने वाले कि हमारा बिजनेस मॉडल गलत है? हुकूमत का बिजनेस मॉडल ठीक है कि इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है। मकसद है कोई सेंस ऑफ बैलेंस होना चाहिए। वो अखबारी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के ये बात करें। अब मसलन मैं दावा करता हूँ कि मसलन मैं जो अखबार चलाता हूँ अपना, वो सारे जो मॉडर्न नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक चलाता हूँ, लेकिन फिगर्स जस्ट डोंट ऐड अप। जो उन्होंने हिसाब कर दिया, ना सरकारी टूटी भी बंद कर दी है और अपनी पॉलिसी की बिना पर कमर्शियल भी जो है बिल्कुल वो ट्रिकल डाउन हो गया, तो अखबार चलेंगे किस तरह? तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब एक चीज़ जो है निज़ामी साहब, मैं जिस तरफ आ रहा था वो अलीमा खान साहबा का मामला। आज भी मरियम औरंगज़ेब साहबा ने इस पर बात की है और अभी शैला भी बात कर रही थी। ये अलीमा खान साहबा का क्या मामला है? वो कहते हैं उन्होंने उस दिन हमारे शो में बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी थे। अच्छा, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ये कह रहे थे कि अलीमा खान साहबा ने नैब कवानीन की नहीं बल्कि टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी किया और उस खिलाफ वर्जी पर उनको जुर्माना किया गया और वो जुर्माना अदा कर रही हैं। सिंपल बात यह है कि वो FBI की मुलजिम है, नैब की मुलजिम नहीं है। और जो स्ट्रेंथ है शहजाद अकबर साहब का भी बड़ा सिंपल है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। ठीक है, जहाँ तक उनका तल्लक है कि उन्होंने जुर्माना अदा कर दिया, 5% FBR में जमा करा दिया उन्होंने, जो बैरून मुल्क उनकी जायदादें उनके हवाले से, उनको सुप्रीम कोर्ट ने 2,95,00,000 का हुक्म दिया था, वो उन्हें करा दिए। अब दरअसल बात यह है कि अलीमा खान तो एक फुटबॉल बन गई बेचारी बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड दी ऑपोजिशन, क्योंकि हुकूमत ने इसी तरीके के इल्ज़ाम जो हैं वो ऑपोजिशन पर लगाया, सही लगाया या गलत लगाया। अब उसका बदला ये, अब बात यह है कि जो मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जी मनी ट्रेल दें अपना, मेरा ख्याल है वो भी उनको दे देना चाहिए ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दावा कर रही कि उन्होंने दे दिया है, अगरचे वो ऑब्लाइज नहीं है देने को। जो FBR का था मामला उन्होंने क्लियर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हो गई हैं। अब वो कहती हैं कि जी मेरे खामद के भी वसाइल थे, मेरे भी वसाइल थे, मैं बड़ा प्रॉफिटेबल किस्म का गारमेंट का कारोबार कर रही थी। हम मान लेते हैं ये बात, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक पता है कि पाकिस्तान में गारमेंट की इंडस्ट्री बैठ चुकी हुई है, सब कुछ बांग्लादेश चला गया हुआ है। आपको पता ना वहाँ आजकल बांग्लादेश रिसेंट पिछले 5 साल में तो खास तौर पे हुआ है। और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $35 अरब टच कर रही हैं। हमारी जो है अभी आपको पता ही कहाँ पे, 21 अरब डॉलर हैं, 21 करोड़ औरत तो नहीं कहूँगा। तो ये मतलब है कि इस सूरत हाल में शायद थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए तो अलीमा खान साहब की जान जो है छूट जाए। सही है, लेकिन अलीमा खान जो हैं वो क्या सवाल ये पैदा होता है कि उस तरह से मनी ट्रेल देने की पाबंद हैं अगर उनसे इदारे नहीं मान रहे? कानूनी तौर पर नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। मैं और बात कर रहा हूँ, क्या आप कह रहे हैं उन्हें अखलाकी तौर पर दे देनी चाहिए? करना तौर पर वो वेबसाइट पर लगा दें कि यार ये है आप जाने आपका काम। हाँ, वो ये कहते हैं कि मेरी जब उनको जो छुपाने के लिए कोई बात नहीं यार, प्रॉपर्टी है, उन्होंने जायज़ किया, उन्होंने गलती ये की कि फिर उसको एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया।
डिक्लेयर किया, अब एमनेस्टी स्कीम ने हुकूमत ने कुछ यकीन दहानियाँ कराई थी, उनको अंदर करना चाहिए। अब इमरान खान साहब पर तनकीद ये हो रही है कि आपने कहा था कि मैं एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों को पकड़ूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा, तो अब पकड़ें, अब आप करें इन्वेस्टिगेट। अब इमरान खान साहब की मजबूरी है ये कि उनकी हमशीरा वो क्या करें बताएं। हमशीरा है, क्या करें। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन चलें, वो तो मेरिट हाँ, लेकिन पर बात फैसला ये करना कि चाहिए उन्हें। ये तो बात तो है ना कि शीशे के घर में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात मुझे ये बताइए निज़ामी साहब कि आज जो इत्तेहाद बना है जरदारी साहब के बकौल, जिन्होंने कहा कि इत्तेहाद बन सकता नहीं है, इत्तेहाद बन गया है, ये इत्तेहाद जो बन गया है ये क्या करेगा? ये कोई तहरीक चलाएगा या ये सिर्फ वाकई जैसे शहरा साहबा कह रही थी कि ये इत्तेहाद सिर्फ इसलिए है कि हुकूमत को हम बावर करवाना चाहते हैं कि आपकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए, फौजी अदालतों का मामला है और इंपॉर्टेंट इशू है, या वाकई ये तहरीक चलाने के लिए मैं आपको बड़ा वाज़ेह जवाब देता हूँ इस बात का। तहरीक चला के इस हुकूमत को गिराना अपोजिशन को सूट नहीं करता इस वक्त। वो फौरी तौर पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं पैदा करना चाहते जिसको वैक्यूम को फिल करने के लिए मुल्क में अनारकी हो, बड़ा कर को ऐसी सूरत हाल बने कि कोई तीसरी फोर्स आ जाए। वो कुछ इंतज़ार करेंगे। मेरा ख्याल है कि उनका एम और ऑब्जेक्टिव जो है वो वस्त मुद्दती यानी मिड टर्म। कल हसन इकबाल भी कह रहे थे कि नेक्स्ट ईयर में हम देखिए, हसन इकबाल साहब ने जो बात कही थी वो गलत नहीं कही थी। एक तो उस वक्त तक नवाज शरीफ के केसेस में कोई क्लैरिटी आ चुकी होगी, वो अगरचे डिस्क्वालीफाइड है, लेकिन उनकी बेटी जो है वो मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट टेक ओवर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब का भी कोई फैसला हो चुका होगा। तीसरे एक और एलिमेंट है जिसको फौज देख रही है, जिसको ऑपोजिशन देख रही है कि ये जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की में भी कुछ तब्दीली आए तो फिर आगे चलें। अच्छा, मतलब एक उन्हें उम्मीद की एक का रास्ता वहाँ से दिखाई देता है, लेकिन इससे वो तो वाकई ये समझते ना कि या नवाज शरीफ को जिस अंदाज से शंट आउट किया गया, ये एक बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे का नतीजा। करके हमें ये मालूम है कि मियाँ नवाज शरीफ की आज तक किसी के फौजी सरबराह से नहीं बनी। लेकिन निज़ामी साहब, इस वक्त जो हुकूमत को चैलेंज है ना, वो कुल मिला के ऐसा लगता है कि एक चैलेंज है और वो है इकोनॉमिक चैलेंज। अब अगर एक मैं क्रूडली पुट करूँ उसको, जी, सबसे बड़ा इस हुकूमत को चैलेंज खुद अपने आप से, हाँ, अपने आप से, जिस तरह ये जो नादान दोस्त हैं और उनको टेक्निक समझ नहीं आ रही कि उन्हें कैसे टैकल करना है अपोजिशन को, कैसे अपने वज़रा को इस्तेमाल करना है, उनके वज़रा ने क्या करना है और क्या नहीं करना। रोज़ वज़रा के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल है कि आज फलां वज़ीर जा रहे हैं, कल फैज़ल हसन चौहान के बारे में उड़ी हुई थी कि वो जा रहे हैं, शमशान बुखारी आ रहे हैं। ये भी तो मुसीबत है ना कि अगर नालायकों का टोला इकट्ठा हो जाए तो उसका फिर यही नतीजा निकलता है। या ना तजुर्बाकार नहीं, नालायक है ना। मसलन वज़ीर ख़जाना जो है उनके पास क्या एक्सक्यूज़ है इस चीज़ का? ही वॉज नेम्ड मच बिफोर। हमारा ख्याल था यार कि ये मियाँ नवाज शरीफ जो है इनका अटेंशन स्पैन बड़ा कम है। ये वो 30 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को तो उनसे भी कम लगता है मुझे। ठीक है, अभी तक वो ये नहीं फैसला कर बैठे कि भाई IMF में जाना है नहीं जाना, क्या करना है। मुल्क का एक ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है इकॉनमी का, लेकिन ये कहीं जा रहे हैं कि सब अच्छा है। आज बहरहाल कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ बेहतरी आई है, कुछ हिस्सेस में $200 अरब का इजाफा हुआ है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, कंसिस्टेंट रहे वो, पेवस्ता रहे, शजर से उम्मीद है बाहर। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।